हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। सो एवरीबॉडी, आपका यूपीएससी सीएससी मेंस ऐसे राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका बेहद स्वागत है। ये ना ही सिर्फ यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आप जिस भी स्टेट से जुड़े हुए हैं, स्टेट्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो ये स्टेट मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है। ओके, सो छोटा सा थंबनेल होता है, उसमें हर एक बातों को नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर यूपीएससी सीएससी मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम है, आप स्टेट को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक नहीं बदलते हैं, सब्जेक्ट नहीं बदलते हैं, लिखने का शैली भी नहीं बदलता है, एग्ज़ाम जरूर बदल जाते हैं। ठीक है, सो एवरीबॉडी, हम हर एक दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक दिन कुछ नई बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से पूरी की पूरी कोशिश हमारी यही है कि हम एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकें। देखिए, जो आंसर राइटिंग लिखने का मेरा तरीका है, उसको आप कॉपी कट करके चाहो कि आप वैसा लिखो तो वो भी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप हमसे जुड़े हैं तब तक तो वो बातें ठीक हैं। उसके बाद आपका जो अपना तरीका है वही लास्ट में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में ग्राउंड पे उतरेगा। ठीक है, देखिए, आंसर राइटिंग कोई यूनिक लिनियर राइटिंग नहीं होती है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से लिखो जो अगला बता रहा है। आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्वेश्चंस की डिमांड। ठीक है, क्वेश्चंस की डिमांड बस आपको समझना होता है। बहुत समय लग जाता है, हमें यही नहीं पता हो पाता कि क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, क्वेश्चंस मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। बस क्वेश्चन पढ़ा और हमने लिखना शुरू कर दिया, उसमें से एक दो पॉइंट नोन टाइप हैं, सो उस पर हमने लिखना शुरू कर दिया। देखिए, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ये तरीका जो है ये ग्रेजुएशन लेवल का तरीका है और वहाँ पे नंबर मिल भी जाते हैं। आप एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर होने वाले हैं, एक पावरफुल ऑफिसर होने वाले हैं, सो आपकी राइटिंग स्किल भी एक उम्दे तरीके की होनी चाहिए। और जब आज ही आप क्वेश्चंस के डिमांड को नहीं समझ पाओगे तो कल जब आप फील्ड में उतरोगे तो फिर वहाँ की बातों को, वहाँ के लोगों के डिमांड को कैसे समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए, बहुत हो गई बातें, ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बात करते करते। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, बस यहाँ पे दो बातें और मेंशन करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप अगर पहले दिन दौड़ना शुरू करोगे ना तो बहुत लंबा दौड़ जाओगे, लेकिन हो सकता है कि फिर अगले दिन आप उस स्थिति में न रहो कि पूरी की पूरी मैराथन को आप दौड़ सको, या उसमें हो सकता है देख भी ना पाओ, ऐसी आपकी दयनीय हालत हो सकती है। तो देखिए, आंसर राइटिंग जो होता है वो थोड़ा 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 डेली कुछ सीखने की बातें होती हैं। कुछ हमने आज सीखा, कुछ कल सीखा, कुछ परसों सीखा, कुछ उसके अगले दिन सीखा। ठीक है, तो ये तरीका सीखने का होता है। ये सीखते सीखते होता क्या है कि परिपक्वता हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, और ये जो परिपक्वता परिपक्वता आप आ जाता है ना, और दूसरा क्या है कि एक लिखने की आपकी शैली डेवलप हो जाए। दूसरा क्या है कि आप बस आंसर की डिमांड को समझ जाओ। जिस दिन आप आंसर की डिमांड को समझ जाओगे ना, उस दिन आपको किसी भी गाइडेंस प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं रहेगी, ना ही किसी की सलाह की आवश्यकता रहेगी। जिस दिन आप बस आंसर के डिमांड को समझ जाओ कि आंसर एक्चुअल में मुझसे क्या पूछ रहा है, और पूछने के साथ मुझे लिखना क्या है, और लिखने का जो फॉर्मेट है वो हमारा कैसा होना चाहिए, ये तीन चीज़ों को बस आप माइंड कर जाओ। आपको फिर आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। ठीक है, तो सारी की सारी मैंने अच्छाइयाँ बता दिया, आप कमियों को बताने के लिए बिल्कुल अपने पास पॉइंट जरूर कलेक्ट करना, और कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे जो भी कमी होगी आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना। और दूसरा, मैं इस प्रोग्राम का एक और क्वालिटी काउंट कराना चाहूँगा। देखिए, यहाँ से दो फायदा है। पहला कि मैं राइट किए हुए आंसर को रिव्यू नहीं करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे लिख दो, यहाँ पर ऐसे लिख दो, यहाँ पर ऐसे लिख दो और ये डिमांड पूरा कर दो, बिल्कुल नहीं। मैं लाइव आकर आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपके अंदर एक ये भी मोटिवेशंस आए कि बिल्कुल लिखना कोई बहुत तीर मारने की बात नहीं होती है, सब लोग लिख सकते हैं, बस एक कॉन्फिडेंस लेवल की आवश्यकता होती है। और कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आएगा? जब आपको उस सब्जेक्ट की पकड़ हो, उस सब्जेक्ट की समझ हो, तभी आएगा। ठीक है, और साथ ही मॉडर्न इंडिया का ये सीरीज चल रहा है, एपिसोड 9 है ये। ठीक है, एपिसोड 9 है ये। क्लियर, टोटल 8 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। आप चाहेंगे तो चैनल पर जा करके यूपीएससी सीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से उसको
वन बाय वन करके पूरे के पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये एपिसोड 9 है। पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं, उसके बाद इसके बैकग्राउंड को बताता हूं कि पूरी की पूरी कहानी क्या है। उसके बाद क्वेश्चंस के डिमांड को हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस हमसे क्या बोल रहा है, पहले उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी भू राजस्व नीति, ठीक है, कंपनी भू राजस्व नीति की चर्चा करते बताएं कि कैसे इसने भारतीय कृषि को प्रभावित किया। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन 150 शब्द का है और 10 नंबर में लिखना है। अब देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है ना, बहुत बहुत उड़कर नंबर आपको मिलेगा। तो मान के चलो कि 4 से लेकर के 7 नंबर के बीच में आपको मिलेगा। वो भी 7 नंबर मैंने बहुत उम्दे लेवल के अगर आप आंसर लिखते हो तब जाके मिलता है, अदरवाइज ये 5 नंबर तक आके सिमट के रह जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल से मार्किंग होती है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। आपके वर्ड को भी करेक्ट किया देखा जाता है, सेंटेंस को भी देखा जाता है, आपका जो लिखने का फ्लो है एक दूसरे लाइन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हर कुछ माइंड करके फिर आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपको 6 नंबर मिलेंगे, यहाँ पर 5.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए 150 शब्द है, 150 शब्द में अपनी बातों को आप 200 में भी लिख सकते हैं, अपनी बातों को आप 100 शब्द में भी लिख सकते हैं, और अपनी बातों को आप 120 शब्द में भी लिख सकते हैं। ये देखिए जो शब्दों का खाका है ना, एक प्रकार से आपको ये बताता है कि भैया बहुत ज़्यादा कहानी नहीं देनी है आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं बतानी है। क्वेश्चंस की डिमांड को आप समझो, बताओ। देखो वर्ड लिमिट से आप क्या समझते हो, वर्ड्स लिमिट से देखो आप 2 बातें, जैसे ये वर्ड लिमिट है ना, तो आपको यहाँ से 2 बातें समझ में पहले ही आ जानी चाहिए कि एग्जामिनर आपसे क्या कहना चाह रहा है, कि हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि आप हमको ज्ञान दो। बात समझ में आ गया। हमने आपको शब्द का सीमा बता दिया है, हमारे पूछे गए क्वेश्चंस को आप इसमें बता दो। दूसरा आपको एग्जामिनर क्या कहना चाहता है कि भैया देखो ये जो शब्द का लिमिट हमने आपको दिया है, आपको ज्ञान है या नहीं वो आपको पता होगा, ठीक है। हमने जो क्वेश्चंस पूछा है, क्या दिए हुए पैरामीटर के अनुशासन को आप फॉलो कर पाते हो या नहीं। पता चला कि आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी बातों को जब तक आप 400 वर्ड में नहीं लिखोगे, अपनी बातों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, यानी अपनी बातों को कम से कम शब्दों में नहीं समझा पा रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं सिविल सर्विस के एग्जाम के मेंस आंसर राइटिंग के डिमांड के अनुसार आप बिल्कुल उचित काम नहीं कर रहे हैं। आपको एग्जामिनर के डिमांड पे चलना पड़ेगा, डिमांड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्ड से बहुत घबराए मत करो आप। 150 वर्ड का जो सीमा है ना, 150 वर्ड का जो सीमा है, 100 भी आप लिख सकते हो, 120 भी लिख सकते हो, 200 भी लिख सकते हो। बड़ी बात है क्वेश्चंस की डिमांड को कितना जल्दी आप फुलफिल कर दे रहे हो अपने आंसर राइटिंग के अंतर्गत, ठीक है। अब आते हैं फिर से क्वेश्चंस पे। देखिए बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन इसीलिए मैं 1 बाय 1 एपिसोड बना रहा हूं, ताकि अपनी बातों को मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बता सकूं और आपको बिल्कुल बोरियत भी महसूस ना हो। देखो अभी 8 मिनट वीडियो हो गया सिर्फ इतनी बातें करते करते। चलिए ठीक है, तो कंपनी भू राजस्व नीति की चर्चा करते बताएं कि कैसे इसने भारतीय कृषि को प्रभावित किया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि प्रभावित हुई है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, कंपनी राजस्व नीति, कंपनी राजस्व नीति। अब देखिए ये 2 बातें अगर हमको पता है तो क्या क्वेश्चंस को हम फुलफिल कर पा रहे हैं। ये 2 पॉइंट हमको पता होना चाहिए। पहला, कंपनी राजस्व नीति, क्या कोई कंपनी जो थी वो राजस्व नीति लाई थी, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब ये कंपनी राजस्व नीति लाई थी तो क्या भारतीय कृषि प्रभावित हुआ था। अपने से क्वेश्चंस पूछ के अपने स्टेटमेंट को देखो कि क्या मैंने प्रिपरेशन इस लेवल से किया है कि बातें समझ पा रही हैं। देखिए अब ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये आपको स्पेक्ट्रम का जो राजीव अहिर की बुक है मॉडर्न इंडिया का, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की जो बुक है
उसमें का ये टॉपिक है। आप वहां से इसको बिल्कुल पढ़ सकते हो, टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, अब कहोगे कि किस चैप्टर से है, तो भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, याद रखना। चलिए इंक चेंज कर लेते हैं ना। भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व की नीति। मैं इतना क्यों लिखा, क्योंकि अगर कुछ 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 इसमें मेंबर ऐसे होंगे ना जो नए होंगे, उनको अभी ये नहीं पता होगा कि कहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट मिल जाते हैं बुक में। तो भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व की जो नीति है, वहां से ये टॉपिक लिया गया है। सो आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम है भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। ठीक है, वहां चैप्टर को पढ़ सकते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं पूरी बातें, पूरी कहानी आपको कम से कम समय में बता देता हूं, उसके बाद हम आप लोग को लिखने का तरीका बताएंगे, साथ में हम लिखेंगे भी कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बातों को कैसे विस्तारित कर दें। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको बिल्कुल ध्यान में लेकर चलना है कि हमें आंसर राइटिंग में किन किन बातों को लेकर चलना है। और देखिए, बहुत ज़्यादा ना घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस दिखाकर काम करिए, तभी एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख पाएंगे। क्योंकि लिखना आपको अपने ही स्टाइल से है, मैं तो बस एक प्रकार से समझ पैदा करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये बहुत बहुत इस्मार खान वाला तीर नहीं है। बस क्वेश्चंस का डिमांड आप जिस दिन समझ गए ना, उस दिन आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब थोड़ी कहानी को समझ लेते हैं, उसके बाद लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी भारत में, वह आई तो वह क्या की कि भारत से पैसा कमाने के लिए, अपने राजस्व को चलाने के लिए, अपने खर्चों को चलाने के लिए वो क्या की, पहले तो व्यापार किया। ठीक है, व्यापार किया, आयात किया, निर्यात किया, सामान यहाँ से कच्चे माल को लिया, वहाँ जाकर विदेशों में उसका प्रोडक्ट तैयार किया, फिर वही प्रोडक्ट लाके भारत में महंगे प्राइस में बेचा जा रहा था। ठीक है, इससे 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 क्या हुआ, कभी कभी सस्ते प्राइस में बेचा गया, उससे क्या हुआ कि जो स्थानीय कला था, स्थानीय जो कारीगरी थी, वो समाप्त हो गया, पतन हो गया। ठीक है, ये हमने पिछले एपिसोड में बात इसका किया था। ठीक है, अब कृषि में क्या हुआ, कृषि में भी इन्होंने राजस्व 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 नीति को बनाए रखने के लिए, राजस्व में अपने बढ़ोतरी करने के लिए इन्होंने क्या किया, भारत तो कृषि प्रधान देश था। जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत कृषि प्रधान देश था। तो कृषि प्रधान देश में अगर कोई व्यक्ति आएगा, भाई मान लो कि मेरा कोई दुकान है जनरल स्टोर का, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वो मेरे पास कैपिटल क्या है, मेरे पास कैपिटल तो ये दुकान है ना, इसके समान है। तो अपना, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास मुनाफे के मार्फत आ रहा है, मुनाफा कमाने के लिए आ रहा है कि भैया हमको कुछ सामान दो या जो भी दो, तो हमारे ये दुकान है, तो हमसे जो भी मुनाफा करेगा वो हमारी दुकान से जुड़े हुए नीतियों से ही करेगा ना, ताकि उसको भी मुनाफा मिल सके। तो बस वही बात कहने का मतलब है कि भारत कृषि प्रधान देश था। तो जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारत में जो कृषि था, कृषि से कर उगाही करने का अपना एक अलग अलग नीतियों को अपनाए, अलग अलग गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। ठीक है, उसी की बात यहाँ पर करी जा रही है। सिंपल सी बात है कि जब बाहर के व्यक्ति आए, भारतीय कृषि पे अपना नीति बनाए, नीति लागू किया, तो सिंपल सी बात है कृषि प्रभावित होगी। भारतीय कृषि प्रभावित हुई थी, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चंस को, डिमांड को समझ गए कि कंपनी भू राजस्व नीति की चर्चा करते बताइए। तो मतलब चर्चा क्या, करते नहीं, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर ना करते हुए रहेगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। करते हुए बताइए कि इससे भारतीय कृषि को प्रभावित किया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंपनी भू राजस्व नीति की चर्चा करते हुए बताइए कि कैसे इसने भारतीय कृषि को प्रभावित किया। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। सो देखिए, क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट तैयार में क्या करेंगे, पहला तो हमारा होता है इंट्रोडक्शंस, इंट्रो हो गया। दूसरा क्या होता है, बॉडी। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें कवर करना होता है। जो इंट्रो होता है वह मैक्सिमम 25 शब्द में लेकर जाएंगे, और जो कंक्लूजन होता है वो भी मैक्सिमम 25 शब्द में लेकर जाएंगे। 25 वर्ड यहाँ हो गया, 25 वर्ड हो गया, टोटल हो गया 50 वर्ड। ठीक है, बचा कितना, 100 वर्ड।
ठीक है। जो 100 वर्ड है ये हमारा 80 वर्ड में भी कंप्लीट हो सकता है, या 100 वर्ड में भी कंप्लीट हो सकता है, या 120 वर्ड में भी कंप्लीट हो सकता है। कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को समझा करके क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि समय कम रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्वेश्चन भी पढ़ने का भारी नहीं मौका नहीं मिलता, तो 1 से 2 3 बार क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशंस होते हैं, हर क्वेश्चंस को पे आपको समय देना होता है। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट की बात कर लिया कि हमें किस फॉर्मेट पे बात करनी है। क्लियर? चलिए अब लिखने का कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप भी मेरे साथ कॉपी पेन ले लिए होंगे और लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए मैंने पूरी कहानी बता दिया। एज इट इज जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको लिखो आप, उसके बाद प्रैक्टिस बनते बनते ना आपको बिल्कुल लिखने की शैली पैदा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति शुरुआत में बिगिनर ही होता है, फिर वो करते करते मास्टर बनता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो भूमिका में जैसे अब यहाँ पे मुझे इंट्रो लिखना है। क्लियर? इंट्रो लिखना है तो यहां पे हमें इंट्रो में क्या लिखेंगे? देखिए कि जो कंपनी थी वह आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भू राजस्व की व्यवस्था थी ना, उसमें भूमि पर जो किसानों का अधिकार होता था और फसल उत्पादन का एक हिस्सा कर के रूप में सरकार को दिया जाता था। भाई जब भारत में कंपनी नहीं आई थी तो उसके पहले क्या था कि किसान अपना खेती करते थे, खेती करने के बाद जो भी उसका उत्पादन होता था, उत्पादन के कुछ हिस्सों को जो भी पैरामीटर पहले से डिफाइंड होता था उसका एक हिस्सा राजा को दे देते थे, सम्राट को दे देते थे, शासक को दे देते थे, जो भी उनको शासित करता था उस क्षेत्र पे। ठीक है, दे देते थे। क्लियर? जब कंपनी भारत में आई, ठीक है, तो कंपनी भारत में आई तो अपने राजस्व के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए ताकि उनको भी पैसा मिले उसी कृषि के क्षेत्र से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? पहला उन्होंने स्टेप क्या लिया कि 1765 में इलाहाबाद की संधि किया, और उस संधि से क्या हुआ? उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी क्या होता है? देखिए दीवानी होता है, फौजदारी होता है। जो दीवानी होती है, दीवानी में क्या हुआ है? जो कर वसूलने का, जो कर से जुड़ा हुआ आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक डायमेंशंस होते हैं वो अंग्रेजों ने ले लिया, और फौजदारी जो प्रशासन होता है, रेगुलेशंस होता है, ये सब चीज़ें ना मुगल सम्राट के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उनको हालांकि फायदा तो हुआ, लेकिन उस मायने में उनको राजस्व की वृद्धि नहीं हो पाई जिस मायनों में उन्होंने अनुमान लगाकर चला था कि हमको इतना फायदा होने वाला है। क्लियर? तो चलिए अब उसी बात को लिखते हैं, 1 बाय 1 करके अपने क्वेश्चंस को एंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि कंपनी के आगमन से पहले भूमि पर किसानों का अधिकार होता था। ठीक है, और उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार होता था। क्लियर? और फसल उत्पादन का, क्लियर, और फसल उत्पादन का एक हिस्सा कर यानी टैक्स के रूप में सरकार को दे दिया जाता था। अब देखिए ये जो लाइन है ना, मैंने आपको समझने के लिए लिखा है। आप चाहो तो इस लाइन को स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट मुद्दे पे आ सकते हो। क्वेश्चंस क्या है? कंपनी भू राजस्व नीति की चर्चा करते हुए बताइए कि कैसे इसने भारतीय कृषि को प्रभावित किया। ठीक है, तो आप इस लाइन को चर्चा करने से बच भी सकते हैं, अदरवाइज लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर बचना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल स्किप करिए। और दूसरा इंट्रो में आप कैसे लिख सकते हैं कि कंपनी को इलाहाबाद संधि, ठीक है, कंपनी को
इलाहाबाद संधि के बाद बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। क्लियर। यहां से उन्होंने क्या किया, अपने राजस्व के लिए दीवानी ले लिया इलाहाबाद संधि के हिसाब से। ठीक है, क्लियर। और इसमें हुआ क्या कि एक समय के बाद ना इसमें मुनाफे आने बंद हो गए उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके खर्चे बढ़ रहे थे लेकिन उनका जो आर्थिक स्थिति थी उसमें बढ़ोतरी कुछ नहीं हो रही थी। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, हुई आर्थिक दीवानी प्राप्त हुई। नेक्स्ट, जैसे जैसे क्लियर, जैसे जैसे कंपनी के खर्चे में वृद्धि हुई, कंपनी के खर्चे में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये अपने भू राजस्व की नीतियों में बदलाव करते चले गए। अपने भू राजस्व की नीतियों में बदलाव करते चले गए। ठीक है, चले गए। क्लियर। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, जिसमें ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, कॉमा, जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, कॉमा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, और महालवाड़ी व्यवस्था को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया। व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था को भारत के अलग अलग क्षेत्र में लागू किया। अब अगर आप राइटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप होइए। देखिए यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये जो लिमिटेशंस है 150 शब्द का है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बातों को अपने समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम मैं अपने को सीमित कर रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन 250 में होता, ठीक है, तो क्या करता, अब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनर ऊपर के मुद्दे को पढ़ता है, ऊपर का मुद्दा पढ़कर, ऊपर का इंट्रो पढ़कर ये महसूस करना चाहता है कि भैया आप जो है वो क्वेश्चंस के डिमांड को समझे हो या नहीं। अगर नहीं समझे हो तो बिल्कुल वो बस आपकी स्किल को देखकर नंबर देके चला जाता है। अगर आपने इंट्रोडक्शंस को बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किया है और एग्जामिनर को लग गया कि भाई बच्चे ने क्वेश्चंस को समझ लिया है कि मैं पूछना क्या चाहता हूं, तो आपके आंसर को पढ़ना चाहता है। अब देखिए 150 में है तो बिल्कुल लिमिटेशंस देके चलेंगे। अदरवाइज अगर ये 250 शब्द होता, अगर ये 250 शब्द में होता तो यहाँ पर क्या करते, अब बातों को विस्तार देते। वो क्या ट्रिक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना कि जिसमें इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था में क्या करता, अब टाइम पीरियड लिखता। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था में मैं टाइम पीरियड लिखता और कौन सा गवर्नर जनरल था वो लिखता। जैसे कि इजारेदारी था, ठीक है, इजारेदारी 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ये भी लिखता। फिर आगे चलता, दूसरे पैरा पर आता, दूसरे पैरा, क्योंकि हमें पेज भी कवर करने होते हैं, दूसरे पैरा पे क्या लिखता कि जमींदारी आई। जमींदारी जो होता था स्थायी होता था। ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस, यूपी का बनारस वाला क्षेत्र और कुछ क्षेत्र कर्नाटक के थे, है ना। तो
मतलब कहने का मेरा ये है कि जब वर्ड का लिमिटेशंस कम का है तो अपनी बातों को सीमित करिए और मेन मेन बातों को लिखिए। अगर वो 250 में कन्वर्ट हो जाता है वही क्वेश्चंस, ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी बातों को विस्तार करिए, जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करिए वहां पर। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पैरा पर। ठीक है, तो हमने बात कर लिया कि कौन कौन सा इजारेदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इजारेदारी तथा रैयतवाड़ी जो प्रथा है वो देश की परंपरागत भूमि में प्रथा मूलतः भिन्न थी। वो कैसे? या तो यहां पर एक काम कर सकते हैं, जो इजारेदारी थी, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था। अब यहां पर क्या करिए, डैश करिए और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करिए। ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, और यहां पे कुछ मत लिखिए, चलिए यहां से पॉइंट मराइए। ठीक है, तो इजारेदारी व्यवस्था में क्या था, ठीक है, कि 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा दिन तक नहीं चला, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें इजारेदारी में, और क्या लिखेंगे, ठीक है, कुछ खास लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ अंग्रेजों के लिए। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्षेत्र क्या लिखेंगे, क्षेत्र इसमें क्या था, ये बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ठीक है, अब ये जो जगह है यहाँ पे कुछ लिखेंगे, पॉइंट यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अब स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था, ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त था वहाँ पे क्या हुआ था, स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि थी उस पे जमींदारों के अधिकारों को स्थायी रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि खेतों पर जो अधिकार था, अधिकार जमींदारों, ठीक है, खेतों पर जो अधिकार था, क्लियर, वह जमींदारों के पास था। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? बात में समझ में आ गई? क्षेत्र कौन कौन से थे, तो इसके अंतर्गत जो स्थायी बंदोबस्त है, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है वह बंगाल था, बिहार था, हालांकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, बिहार था, ठीक है, उड़ीसा था, क्लियर, उड़ीसा था, उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का बनारस था, बस बनारस था, और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो स्थायी बंदोबस्त हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ कि जो 1/, ये आपको मैं रफली बता रहा हूँ, ये जब 250 में होता तो लिखते, लेकिन यहाँ पर बस मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आगे चल जाओगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता था कि 10/11 जो भाग था वो कंपनी को देना होता था। ठीक है, और 1/11 जमींदार को रखना होता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि 10/11 तो कंपनी को दे देते थे जमींदार, लेकिन जो 1/11 भाग है ना, उससे
अधिक उगाही करते थे वो। तो अब सिंपल सी बात है कि इससे अगर अधिक उगाही करोगे भाई, 10/11 अपने कंपनी को दे दिया, 1/11 अपने पास रखना है आपको नियम के हिसाब से, लेकिन इससे अधिक उगाही करते थे। इस अधिक उगाही को पाकर क्या हुआ कि किसानों का शोषण लगा होने, किसानों की दयनीय स्थिति लगी खराब होने। ठीक है, तो दयनीय स्थिति में बिल्कुल आ चुके थे। तो यही कारण था कि आने वाले समय में ये चीज़ें सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर आता है आपका रैयतबाड़ी। ठीक है, रैयतबाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसको आपको ऐसे घेरा कर देना है, यहां पर कुछ नहीं लिखना है, यहां पर अपनी बातों को पॉइंट में लिखना है। ठीक है, जो रैयतबाड़ी था इसमें क्या था, क्षेत्र जो था वो मद्रास था। ठीक है, मद्रास था, बंबई था, असम के कुछ भाग थे। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर देना कि कुछ भाग थे। ठीक है, क्लियर। यहां पर क्या हुआ कि खेतों का मालिकाना हक किसान के पास था। ठीक है, जो खेतों का मालिकाना हक होता था वह किसान के पास होता था। दूसरा क्या हुआ, यहां पर जो कर था यानी भू राजस्व, जो राजस्व है वह उपज पर नहीं बल्कि जो भूमि क्षेत्र था, भूमि क्षेत्र फल पर निर्भर था। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए कि 2 एकड़ की ये भूमि है। ठीक है, 2 एकड़ की भूमि है, तो इसमें कितना उपज होगा इससे मतलब नहीं था अंग्रेजों को। अब वो अनाजों से कोई मतलब नहीं लेते करते थे उपज से। अब ये जो भूमि है ना 2 एकड़ की, ठीक है, इस भूमि के क्षेत्रफल पे डिसाइड होता था कि अब उनको कितना कर लेना है आपको। तो वही बात कहा जा रहा है कि अब भूमि के क्षेत्रफल पर भू राजस्व कर होता था और न कि अनाजों पर, न ही उनके उपज पर। ठीक है, क्लियर, यहां पे बात समझ में आ गई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक और बचता है, वह है आपका महालबाड़ी। महालबाड़ी, ठीक है, यहां पर कुछ लिखना है, यहां पे पॉइंट लिखना है कि देखिए महालबाड़ी में क्या होता है, महालबाड़ी में क्या होता है कि गांवों का समूह का कोई प्रधान होता है ना, जैसे कोई सरपंच या जो भी, एक प्रकार से ये भी जमींदार का ही रूप था। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो गांवों का समूह का एक मुखिया होता था, समूह से भू राजस्व लिया जाता था। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल कौन कौन से थे, कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो इसमें टोटल भारत का 30% जो क्षेत्र था वह आता था। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र थे, तो वह थे मध्य प्रांत, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का आगरा, क्लियर, पंजाब, ठीक है, यह क्षेत्र आता था इसके अंतर्गत। क्लियर, बात समझ में आ गई कि पूरा मामला क्या था। तो देखिए हमने किन के बारे में जाना, हमने बात किया क्या कहते हैं इजारेदारी। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था में हुआ क्या कि यह वारेन हेस्टिंग के समय में 1772 में शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि अंग्रेजों को कुछ खास इसमें मुनाफा नहीं हो रहा था। इसका क्षेत्र था बंगाल। ठीक है, उसके बाद क्या है स्थायी बंदोबस्त या इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें खेतों का जो मालिक था स्थायी रूप से वह जमींदारों को बना दिया गया। ठीक है,
और एक सही सीमा, सही समय सीमा तक जब आप किसान नहीं दे पाता था कर, भू राजस्व, अनाज जब वो नहीं दे पाता था, तो जमींदार को पूरा हक था कि वह किसान से खेत को ले ले, उसको वंचित कर दे भूमि से और किसी और को खेत दे दे। ठीक है। उसके बाद आता है रैयत बाड़ी। ठीक है, क्लियर। रैयत बाड़ी में क्या होता है कि इसमें जो भूमि होती है, अब जमींदारों से हट करके अंग्रेजों ने भूमि का जो सीधा मालिक था वह किसानों को बना दिया। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अब अनाज की मात्रा पे कर नहीं लेते थे, अब भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर उन्होंने कर को फिक्स किया। ठीक है। उसके बाद आता है महालबाड़ी। महालबाड़ी में होता क्या है कि जो किसान होते हैं सामूहिक रूप से उनको मालिक घोषित कर दिया गया। ठीक है। और इसके जो अंतर्गत क्षेत्रफल थे, मध्य प्रदेश था, यूपी था, ठीक है, पंजाब थे, ठीक है, इनके कुछ कुछ क्षेत्र आते थे इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर इन्होंने इस नीति को किया और यहाँ से भी उन्होंने जो जमींदार थे उनके उपस्थिति को बिल्कुल हटा दिया और इन्होंने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया और अपने मुनाफे को बढ़ाना चाहते थे। ये जितनी भी नीतियां आई ना, इन नीतियों से, किसी भी नीति से किसानों का भला नहीं हुआ। किसान दिन प्रतिदिन इस चपेट में बिल्कुल फंसते चले गए, इस दलदल में फंसते चले गए, साहूकारों के कर्ज में, बोझ के अंदर आ गए। ठीक है। तो ये सब सारी की सारी रीजन हुए थे। ठीक है। अब लिखेंगे कि भू राजस्व नीति भारतीय कृषि पे क्या प्रभाव डाला। ठीक है। भू राजस्व नीति भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव डाला, या भू राजस्व नीति का भारतीय कृषि पर प्रभाव। ठीक है। ये भी करके अब इसको अंडरलाइन करिए। ठीक है। ठीक है। देखिए, अंडरलाइन करना ना कोई नियम नहीं है, इससे थोड़ा सा क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिंग हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। अब इसमें क्या हुआ था, इनमें क्या बात हुई थी, तो देखिए भू राजस्व की जो दर थी, ठीक है, वह वाणिज्य कृषि की ओर बढ़ रही थी और इसमें हुआ क्या कि किसानों का शोषण होना शुरू हो गया। ठीक है। ठीक है। और जो मोटे अनाज थे, मोटे अनाज की जो खेती थी वह दुष्प्रभावी साबित हुई, क्योंकि ये फलदायक हुआ ही नहीं, होता ही नहीं था। इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, इसमें पॉइंट लिख देंगे कि भू राजस्व की जो दर थी अधिक होने के कारण किसान परंपरागत कृषि से वाणिज्यिक कृषि की तरफ ध्यान शुरू कर दिया। ठीक है। भू राजस्व की दर अधिक होने के कारण जो किसान था वो मोटा अनाज यानी परंपरागत जो कृषि था, किसान परंपरागत कृषि से वाणिज्यिक कृषि के तरफ ध्यान देना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि नगदी फसलों की खेती के परिणाम स्वरूप मोटे अनाज की खेती दुष्प्रभावी हुई। ठीक है। नगदी फसलों के परिणाम स्वरूप मोटे अनाज की खेती दुष्प्रभावी साबित हुई। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे कि इन सभी नीतियों के द्वारा राजस्व की उगाही तो करते थे, किंतु उस राजस्व से कृषि क्षेत्र में कोई मुनाफा, क्या कहते हैं, कार्य नहीं करते थे, नहीं कोई मुनाफा नहीं हुआ। ठीक है। उपरोक्त नीतियों से राजस्व वसूली तो करते थे, लेकिन
कृषि क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जाता था, कोई कार्य नहीं किया जाता था। देखिए इसका मतलब कहने का क्या था कि वो वसूली तो कर लेते थे किसानों से, लेकिन उनके लिए इनोवेशंस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, सिंचाई के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, फर्टिलाइजर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। यानी कि बस आप पैदा करो, उसका हमें आप एक 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 भाग हमको दो, बाकी आप कैसे खेती करते हो, क्या करते हो, उससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आएंगे तो क्या कहेंगे कि ठीक है कि हम कह सकते हैं कि अब देखिए हम कह सकते हैं कि ये लिखिए या उपरोक्त कथन के द्वारा यह प्रतीत होता है कि, देखिए दोनों के लिए स्वतंत्र है। हम कह सकते हैं कि ठीक है कि जो कंपनी की भू राजस्व नीति थी, किसानों का शोषण हुआ, इससे वह जो परेशान होकर अपनी जमीन को बेच दिया करते थे, साहूकारों और महाजनों के ऋण में दबते चले गए। या तो ये लिख दीजिए या लिखिए कि उपरोक्त कथन से के द्वारा हमें प्रतीत होता है कि कंपनी का भू राजस्व नीति से किसानों का शोषण हुआ और किसान साहूकारों के बोझ में दबते चले गए। साथ ही भारतीय कृषि पर इन नीतियों का दुष्परिणाम पड़ा। बस इतना करके मामला खत्म। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आपको यह आंसर राइटिंग एग्जाम के रिलेवेंट और एक समझ के रिलेवेंट लगे होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि एक दिन से कोई दौड़ने वाला धावक नहीं बन जाता है। जुड़े रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि 1 बाय 1 सारे टॉपिक को मैं बिल्कुल ईमानदारी से कराऊंगा, बशर्ते आप अपनी ईमानदारी ये दिखाओ कि जब ये वीडियो आप देखते हो ना, तो आप समय निकाल कर लिखना शुरू करो। देखिए इससे 2 फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि आपका कंटेंट भी तैयार हो रहा है। अब यहाँ से हमने प्रीलिम्स के लिए क्या समझा कि जो नीतियाँ थी अंग्रेजों की, भारतीय कृषि को पाकर जो उन्होंने सुधार के हिसाब से लाया था, इजारेदारी था, रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था। ठीक है, तो किसके समय में चलाया गया, कौन कौन सा क्षेत्र आते थे, कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय था, क्या इसकी भूमिका रही। तो इन सब बातों से प्रीलिम्स की मजबूती तो हो रही है, साथ में एक ओवरव्यू मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो रहा होगा। सो एवरीबॉडी, चलिए अब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। क्योंकि मेहनत का कोई देखिए शॉर्टकट नहीं होता है। सफलताओं को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं ये अपना अपना मुद्दा होगा, लेकिन एक अच्छी सफलता पाना चाहते हैं, जीवन भर सफल रहना चाहते हैं, तो एक बेजोड़ मेहनत करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।